इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे डिपेंडेंट है, स्पेशली CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, T2GeG ऑर्बिटल का अगर आपको समझ होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, इसके अंदर चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले पढ़ा है, फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लास्ट में अलग टॉपिक है। एक्चुअली चैप्टर का 75% 80% पार्ट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही है, लास्ट का 20 to 25% F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो शुरुआत की जाएगी वो की जाएगी किससे? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कुछ बेसिक चीज़ें आज कवर करेंगे हम, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 2 to 12, 2 से 12 ग्रुप नंबर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और पीरियड नंबर 4 to 7, 4 5 6 7, 4 पीरियड, और ये 2 से लेके 12, 10 ग्रुप का जो एक ब्लॉक बनता है, ये बेसिकली डी ब्लॉक बनता है। ग्रुप नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके, और पीरियड नंबर यहाँ पर ऐसे क्या, 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, 4 5 6 7 को जब मैं ऐसे करके लाइंस बना के डिवाइड कर दूँ, तो क्या है इसमें सीन? साफ सुथरा बना। तो ये है फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं 3D सीरीज। फोर्थ पीरियड की जो पहली लाइन है उसे क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। फिफ्थ पीरियड की जो दूसरी लाइन है उसे बोलते हैं 4D सीरीज। इस लाइन को बोलते हैं 5D सीरीज। इस लाइन को बोलते हैं 6D सीरीज। जो भी पीरियड नंबर है उससे एक कम, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज, फिफ्थ में 4D, सिक्स्थ में 5D और सेवन्थ में 6D। अब ये क्यों है इसका नाम 3D सीरीज? क्योंकि इसमें लास्ट सब शेल जो फिल हो रहा है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, पहली लाइन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, इसमें जो लास्ट सब शेल फिल होगा वो कौन सा फिल होगा? 3D, इसलिए नाम है 3D सीरीज। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट सब शेल क्या फिल होगा? 4D, इसलिए नाम है 4D सीरीज। इसमें 5D फिल होगा और इसमें 6D फिल होगा, इसीलिए इनका नाम है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ठीक है, इसके बाद इनको कहते क्या हैं? इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर हैवी मेटल्स भी कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स, ठीक है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो इनके लास्ट शेल में कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी NS2, N-1, N-1, D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ बन सकता है, या जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो NS2 वैलेंस शेल जैसे 4s2, और N अगर ये 4s है तो N-1 का मतलब क्या हो गया? 3D। अगर 4s2 है तो 3D में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 से लेके 10 तक। अगर 5s है तो 4D होगा, 6 है तो 5D होगा, 7s है तो 6D होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आती है, 4s के साथ 3D, 5s है तो 4D, 6s है तो 5D, 7s है तो 6D। ठीक, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके बाद इन एलिमेंट्स के अंदर हमें एक चीज़ और याद रखनी है, देर आर मोर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज देन वर्टिकल वन। देर आर मोर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। देर आर मोर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन डी ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है?
जब हम पीरियोडिक टेबल में नॉर्मली सिमिलैरिटी कैसे होती है, अगर ये आपको बताया था एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जो वर्टिकल सिमिलैरिटीज होती है, यानी जो ग्रुप टू में जैसे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम होनी चाहिए, ग्रुप वन की सबकी सेम होनी चाहिए, ग्रुप टू जैसे ग्रुप वन एल्कली मेटल होता है सब सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो सब सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर तुम पी ब्लॉक में चले जाओ 17 ग्रुप हैलोजेंस होते हैं सारे सेम प्रॉपर्टी, वर्टिकल सिमिलैरिटी होती है ना, 16 में कैल्कोजेंस होते हैं सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें वर्टिकल सिमिलैरिटी होती तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, यानी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट जो होंगे ग्रुप टू से लेकर 12 यानी डी ब्लॉक में 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। 4D के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में काफ़ी सिमिलरिटी, सेम क्या मतलब ये नहीं एग्जैक्टली सेम होंगी, काफ़ी हद तक ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर सेम डी सब शेल भर रहा है, तो जो डी सब शेल भर रहा है जब मैं यहाँ से भरना शुरू करता हूँ सबसे पहले एलिमेंट में 3D1 आता है, उसके बाद 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। सेम डी ऑर्बिटल फिल होता है, इस वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो देर आर मोर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। ठीक है, उसके बाद इन एलिमेंट्स के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर डिटेल में, नेक्स्ट पेज पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका हम पहले 3D सीरीज लिखते हैं। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको मैं बता भी देता हूँ, याद क्या क्या करना है आपको। 3D सीरीज यानी फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड ब्रैकेट में 3D सीरीज लिख देता हूँ। तो एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला एलिमेंट आता है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, फिर आता है टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 20, आयरन 26, कोबाल्ट, निकल 28, कॉपर लास्ट में कॉपर 20। अगर तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सबसे पहले इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देख लो कैसे होती। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या लिखना है इनकी, इसके नीचे इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख। तो स्कैंडियम मैं शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ, पहले एक लिख के डिटेल में बता देता हूँ फिर बाकी ऐसे लिख देंगे। स्कैंडियम 21 है, तो 21 से जस्ट पहले नोबल गैस आती है आर्गन, आपने लिखा आर्गन, ये शॉर्ट में मैंने सिखाई थी आपको। 18 इसका अटोमिक नंबर है, 18। इसके बाद कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो आ जाएंगे 4s2 3d1, 4s2 हो गया 20 और 3d1। ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, अगर मैं आर्गन को इग्नोर कर दूं सिर्फ वैलेंस शेल वाला पार्ट क्या है 4s2 3d, तो आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सीखनी 4s2 3d1। ऐसे ही टाइटेनियम जब 22 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी 4s2 3d2, 4s2 3d, 4s2 3d4, अब 4s2 3d4 जब आता है तो एक्चुअली एक चीज़ और होती है कि डी में जब भी 4 आता है तो हम एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देते हैं यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अटेन करने के लिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 4s1 3d5, ये याद रखना। ठीक है, ये आपने वैसे तो 11 में भी सीखा है, लेकिन 4s1 3d5 जब भी डी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम एक जंप करा देते हैं, फिर ये वो नॉर्मल हो जाएगा 4s2 3d5, ये 4s2 3d6, 4s2 3d, 4s2 3d8, 4s2 3d9 होता है वैसे ये, लेकिन डी में फिर से 10 होने की पॉसिबिलिटी है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4s1 और 3d10। ठीक है, लास्ट वाला हो जाएगा 4s2 3d10, सॉरी 4s2 3d10। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे जो इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो नाम बेसिकली रखा क्यों गया है, एक रीज़न और है उसका। ट्रांजिशन तो इसलिए भी नाम रखा गया है क्योंकि वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन हो रहा होता है, इसलिए जब हम डी ब्लॉक से पास होते हैं। लेकिन इनकी एक ख़ास बात होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर ये पूछा जाए व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या कैरेक्टर्स होता है ये देखिए। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होता है। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होता है। इसी वजह से जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। अब जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या है, देखो ये है जिंक लास्ट वाला 30 वाले के अंदर अभी आपने देखा कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने लिखी क्या बनी, 4s2 3d10। जिंक के जस्ट नीचे होता है कैडमियम, जिंक के जस्ट नीचे होता है कैडमियम और उसके जस्ट नीचे होता है मर्क्यूरी। तो अगर इसको लिखोगे देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी, बस शेल नंबर बढ़ जाएगा। 4s2 की जगह क्या हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, और 3d10 की जगह हो जाएगा 4d10। ठीक है, सिमिलरली और नीचे जाओगे तो एक और हो जाएगा, 5s2 की जगह आ जाएगा 6s2, और 4d10 की जगह आ जाएगा 5d10। बेसिकली इन तीनों ही एलिमेंट में, किस किस में, जिंक में, कैडमियम में, मर्क्यूरी में, इन तीनों ही एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। डी ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। ठीक है, और ये नहीं है कि सिर्फ इनके नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड है। इनकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, जैसे जिंक की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है Zn2+, कैडमियम की भी होती है कैडमियम 2+, और मर्क्यूरी की भी मर्क्यूरी 2+। बेसिकली अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दें, 2+ स्टेट में भी आ जाए, तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेंगे, देखो 4s2 3d10 है, तो वैलेंस शेल तो 4s है ना, फोर्थ शेल वैलेंस शेल है, थर्ड शेल थोड़ी है वैलेंस शेल। तो जो दो इलेक्ट्रॉन 2+, दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो कहाँ से होंगे, 4s से। 4s 0 हो जाएगा और 3d तब भी 10 रहेगा। तो ये ग्राउंड स्टेट में भी इनमें डी में 10 है, और इनकी ऑक्सीडाइज स्टेट में भी इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन। ठीक है, बिकॉज इनके पास बैलेंस शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही फॉर्म में इनके बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। मतलब चाहे इनकी ग्राउंड स्टेट हो चाहे ऑक्सीडाइज, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आ चुका है कई बार, कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी दोनों तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर क्यों नहीं किए जाते, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब एक क्वेश्चन और आता है, सिल्वर जो है सिल्वर मेटल, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया था। अब सिल्वर कहाँ पर आता है भाई, कॉपर देख रहे हो आप, सेकंड लास्ट एलिमेंट, कॉपर के जस्ट नीचे ही होता है सिल्वर, और उसके नीचे होता है गोल्ड। ठीक है, अब कॉपर में भी आप देख रहे हो डी में 10 है, ये क्वेश्चन कॉपर के लिए भी आ सकता है कि कॉपर में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉपर एंड सिल्वर दोनों के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर एंड सिल्वर हैव D10 configuration, D10 configuration इन ग्राउंड स्टेट। स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में तो D10 होता है इसके अंदर। ठीक है, बट दे हैव D9 इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इनकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है उसके अंदर D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। कैसे, कॉपर की जैसे 2+ फॉर्म, अगर कॉपर में से दो इलेक्ट्रॉन लूज करा दोगे तो क्या होगा, कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन थी क्या, कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 3d10। ठीक है, 4s1 3d10 ये कॉन्फ़िगरेशन थी। तो डी में से अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन लूज करा दें हम, कॉपर 2+ बना दें, तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने, एक एस से होगा और एक डी से होगा, तो 4s तो हो जाएगा 0 और 3d क्या हो जाएगा 9। तो डी अब इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया ना।
यही सेम चीज़ सिल्वर के साथ हो सकती है। सिल्वर भी वैसे जनरली उसकी स्टेबल फॉर्म 1+ होती है, लेकिन सिल्वर 2+ भी बना लेता है। ठीक है, तो 2+ बनाना भी उसके लिए पॉसिबल है। इसी वजह से उस 2+ स्टेट के अंदर उसमें क्या हो जाएंगे, डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स। सेम गोल्ड के साथ भी हो सकता है। तो कॉपर और सिल्वर और गोल्ड को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो उसमें D10 होता है, लेकिन उनकी ऑक्सीडाइज स्टेट में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें अगर साइज की बात करें, पीरियोडिक टेबल में साइज, एटमाइजेशन एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो पहले साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज। ट्रेंड के अंदर एटॉमिक साइज, तो पहले लेफ्ट से राइट बात करें अगर, एक ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में। कौन सा ग्राफ है, आप देख। ग्राफ में क्या बनाया है, ये साइज है, और ये वाई एक्सिस पे साइज ले लिया, यहाँ एटॉमिक नंबर, और तीनों सीरीज का ग्राफ अलग अलग बनाया। पहले 3D सीरीज का ग्राफ बनाया। 3D सीरीज का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे आ गया इस तरीके से। चल, लेफ्ट से राइट जाते हुए आपको पता है साइज डिक्रीज होता है ना, तो ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है और लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज। तो बेसिकली क्या है कि स्कैंडियम का साइज जो सबसे पहला एलिमेंट है 3D सीरीज में, ये कौन सी सीरीज बना दी है, 3D सीरीज बना दी। 3D सीरीज, 3D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, स्कैंडियम। स्कैंडियम का साइज सबसे बड़ा, फिर उसके बाद टाइटेनियम आ गया, फिर क्या आ गया, वेनेडियम आ गया। ठीक है, वेनेडियम आ गया, फिर फिर मैंगनीज आ गया, फिर कोबाल्ट आ गया। ठीक है, मैंगनीज सॉरी मेगा मैंगनीज आ गया, आयरन आ गया, अब कोबाल्ट और निकल ऑलमोस्ट सबसे छोटा साइज होता है। फिर उसके बाद कॉपर, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कॉपर का और जिंक का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि लास्ट में साइज बढ़ क्यों रहा है, सेम डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिटल में ऐड होते जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन के क्लोज पहुंचने लगेंगे, 8 के बाद 9 10 पे जाके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है, एंड देन स्लाइटली इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ ईच सीरीज। ये सिर्फ 3D सीरीज में नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम 4D सीरीज में भी होगा, वही 5D सीरीज में भी होगा, वही 6D सीरीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड देन इट स्लाइटली इंक्रीजेज एट द एंड ऑफ द सीरीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद अगर मान लो अगली सीरीज बनाता हूँ, अगली सीरीज बनाता हूँ, ये बनाई अगली सीरीज। इसके बाद जब मैं अगली सीरीज बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। कौन सी सीरीज, 4D सीरीज। इसके एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया वही है कि इसमें भी पहले साइज डिक्रीज होगा लेकिन फिर इंक्रीज होगा। अब ये सीरीज लेकिन मैंने ऊपर क्यों बनाई, 3D से ऊपर बनाई ये सीरीज। क्यों, क्योंकि जब मैं पीरियोडिक टेबल में नीचे जाता हूँ डाउन द ग्रुप, 3D सीरीज है, फिर उसके नीचे क्या है, 4D सीरीज है, नया शेल ऐड होता है ना। इसमें 3D सीरीज का मतलब क्या है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। 4D सीरीज का मतलब कौन से शेल में ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं फोर्थ शेल में, तो फोर्थ शेल ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 3D सीरीज से जैसे ही 4D सीरीज में जाओगे साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज न्यू शेल इज एडेड। और उसकी वजह से क्या, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, अंदर वाले शेल बाहर वाले शेल को शील्ड करते हैं। तो 4D सीरीज का साइज 3D सीरीज से बड़ा होगा। लेकिन इसके बाद आता है छोटा सा कैच, जिसपे सवाल आएगा आपका। 4D सीरीज के बाद जब आप 5D सीरीज बनाओगे ना, तो 5D सीरीज देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। 5D सीरीज 3D सीरीज 4D सीरीज के बहुत क्लोज होती है। ठीक है, 5D सीरीज देखो कितना कम गैप है, ऑलमोस्ट बराबर ही समझ लो। 3D सीरीज से 4D सीरीज पे गया मैं, साइज बढ़ा, ठीक है, ज़्यादा साइज हो गया।
लेकिन 3D 4D सीरीज से जैसी 5D सीरीज पे गया, साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम। और इसके बाद अगर मैं 6D सीरीज बनाऊं, तो 6D सीरीज का साइज भी इन दोनों के ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर। ऐसा लगेगा लाइंस एक दूसरे को टच ही कर रही हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सेपरेशन बना भी रहा हूँ, तो वो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि दो सेपरेट लाइंस हैं, लेकिन इनके साइज कई जगह तो बिल्कुल ही मैच कर जाते हैं। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, 6D। तो सवाल यही आता है कि 3D से 4D सीरीज में जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम 4D से 5D और 6D सीरीज जाते हैं तो साइज इंक्रीज क्यों नहीं होता। तो इसको कहते हैं भाई हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन वर्ड आंसर आए तो तुम बस ये वर्ड याद कर लो, क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अभी मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुमसे सवाल पूछा जाए और तुम्हें 1 मार्क में आंसर लिखना हो कि 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज नियरली सेम क्यों है, या 4D 5D और 6D सीरीज का साइज नियरली सेम क्यों है, तो वन वर्ड आंसर इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जरा समझो। मैं तुम्हें एक सीरीज एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, कॉपर सिल्वर और गोल्ड का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कोई सी भी 3 एलिमेंट ले सकता हूँ मैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड ले लिया, कोई सा भी ले सकता था मैं, कोई भी एक लाइन ले सकता था, निकल पैलेडियम प्लैटिनम ले सकता था, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी भी ले सकता था, स्कैंडियम के नीचे वाले 2 एलिमेंट ले सकता था। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया। ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का, ये 4D सीरीज का, या 5D सीरीज। अब अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5s1 4d10। तो तुम देखो, यहाँ से यहाँ आने में शेल बढ़ गया। ये 4s में थे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके किस में है, 5s में। ठीक है, तो शील्डिंग बढ़ गई है। लेकिन जब मैं इससे अगले में आता हूँ 6s1, ठीक है, हम लिख तो देते हैं शॉर्ट में 6s1 और 5d10, लेकिन एक्चुअली हम अभी एक चीज़ इसमें मिस कर रहे हैं। 6s के बाद एक्चुअली 5d नहीं आता, 6s के बाद आता है 4f14 और फिर आता है 5d। ठीक है, ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो f ब्लॉक आ गया है ना बीच में, f ऑर्बिटल जो आ गया, इसकी वजह से ये सारा गड़बड़। जब मैं 3D सीरीज से 4D सीरीज में आ रहा हूँ, शील्डिंग बढ़ रही है, डी ऑर्बिटल इसमें भी है, डी ऑर्बिटल इसमें भी है, लेकिन जैसे ही मैं इससे अगले में आ रहा हूँ, अब एक नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा, एफ ऑर्बिटल, जिसकी शील्डिंग होती है बहुत पुअर। जब मैं नीचे जाता हूँ तो न्यूक्लियस स्ट्रांग होता है कि नहीं होता, ये हमें पता है कि नीचे जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि शेल ऐड हो रहा है नया, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन उस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकने के लिए शील्डिंग भी उतनी बढ़नी चाहिए। लेकिन एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है। इतनी पुअर शील्डिंग होती है कि 14 इलेक्ट्रॉन अच्छे से 4D 5D और 6s को शील्ड कर ही नहीं पाते, तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर उतना इंक्रीज नहीं हो पाता जितना इंक्रीज होना चाहिए था, तो साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। तो आंसर में एक चीज और ऐड कर दो कि सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना लिखो, ये लिख दो, the size of 4D and 5D series and 6D series is nearly same due to lengthenoid contraction, which is due to the poor shielding of f orbital. f orbitals की poor shielding की वजह से क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप ये क्लियर है कि 3D सीरीज का साइज सबसे छोटा, 4D का अच्छा खासा उससे बड़ा होता है, फिर 5D और 6D का साइज दोनों के 4D के ऑलमोस्ट बराबर होता है। इसका रीजन है लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो किसकी वजह से होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लिख लेते हैं, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f। ठीक है जी, तो आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज के बाद एक चीज देख लो, ये नोट करना है तो कर लो किसी को। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी।
एंथैल्पी ऑफ एटमाइज मेल्टिंग पॉइंट और एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें सिंपली ये देखा गया है, देखो एटमाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं पहले तो मैं बता देता हूँ। कोई भी मेटल है सॉलिड स्टेट में फॉर एग्जांपल, और उसको आप हीट करके गैशियस स्टेट में ले जाओ, बेसिकली उसके एक एक एटम को अलग कर दो, इसे एटमाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, सॉलिड स्टेट में होता है, यू प्रोवाइड इट इनफ एनर्जी और हीट, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट लिक्विड एंड देन इवेंचुअली गैस। तो पूरा सॉलिड से लेकर गैस में जाने तक में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम, एटमाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा ए एच। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड लगाना है तो डेल्टा ए एच नॉट। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर। अब ये प्रोसेस में आपको इतना पता लग रहा है कि क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, हो क्या रहा है, सॉलिड सॉलिड एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट, ठीक है, वो बॉन्ड टूट रहे हैं, पहले वो लिक्विड बन रहा है, फिर और बॉन्ड टूट रहे हैं, फिर वो गैस बन रहा है। तो ये जो है एटमाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी किस पर, ये डिपेंड करेगी मेटालिक बॉन्डिंग, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग उतनी हाई एटमाइजेशन। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटमाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटमाइजेशन। अच्छा, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड, हायर द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द मेटालिक। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा उतनी ही हायर क्या आएगी, एटमाइज एंथैल्पी। ठीक है, हायर द डेल्टा ए एच। अच्छा, एटमाइजेशन एंथैल्पी अगर हायर होगी तो भाई मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कह लो। क्यों, क्योंकि एटमाइजेशन एंथैल्पी में उसको हम क्या कर रहे हैं, मेटल को कन्वर्ट कर रहे हैं गैशियस फॉर्म में, लेकिन गैस में आने से पहले वो लिक्विड भी तो बनेगा। तो अगर गैस बनाने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो लिक्विड बनाने में भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं एक साथ, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से बिहेव करती हैं। एटमाइजेशन एंथैल्पी जब हाई होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई ही होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट आएगा, उतनी ही हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी आएगी। अब हमें पता है लेफ्ट से राइट जाते हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। कैसे, जैसे अगर स्कैंडियम बताया था सबसे पहले, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी, 4s2 3d1। सबसे पहले 3d1 आया, फिर क्या आया 3d2, 4s तो 2 ही रहता है सब में, तो बस 3d देख लेते हैं, 3d1 आता है, फिर 3d2, फिर 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7। अब तुम देखो ज़रा, जब डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो अनपेयर्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अनपेयर्ड ही होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो भी अनपेयर्ड होंगे, 5 होंगे तो 5 के 5 अनपेयर्ड होंगे। लेकिन जैसे 6 होंगे तो क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, 7 पे 2 पेयर हो जाएंगे, 8 पे 3 पेयर हो जाएंगे, 9 पे 4 पेयर हो जाएंगे, और डी पे पाँचों के पाँचों पेयर हो जाएंगे, पाँचों ऑर्बिटल्स में। तो बेसिकली D5 तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और D6 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना कम हो जाएंगे। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ में
मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ में भी क्या होगा, पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा 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 और फिर उसके बाद घटेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी या फिर डेल्टा ए एच भी बढ़ रहा है। और इधर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का D5 पे जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा और फिर घट जाएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअल ग्राफ वैसे एनसीईआरटी में देखोगे कुछ इस तरह का एक्सेप्शन आता है, इसके अंदर ग्राफ ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस आके फिर नीचे जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ग्राफ जो है ना, अगर पहला वाला देखें स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम पे मैक्सिमम होता है, मैंगनीज एकदम से नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आयरन पे फिर से ऊपर जाता है, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, तो मैंगनीज में ये एक्सेप्शन है कि मैंगनीज के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आयरन से कम क्यों होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे यही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है कि मैंगनीज के अंदर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंगनीज हैज़ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल है तो वो बॉन्डिंग करना ही नहीं चाहेगा। बॉन्डिंग बेसिकली कोई भी एटम इसीलिए करता है ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी अटेन कर सके। तो मैंगनीज अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है 4s2 3d5 हाफ फिल डी ऑर्बिटल होने की वजह से। इस वजह से मैंगनीज मेटालिक बॉन्डिंग भी वीक बनाता है, उतनी स्ट्रांग नहीं बनाता। क्रोमियम ऑन द अदर हैंड हैज़ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 और 3d में 5। ठीक है, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्रोमियम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड बनाता है और इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। यही ट्रेंड जो है इससे अगली सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज में भी। ठीक है, तो ये थी एटमाइजेशन एंथैल्पी। साइज हमने समझ ली, एटमाइजेशन एंथैल्पी समझ ली। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर है, कल कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ इट। और कुछ पूछना है तो बता दो।